हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंजंक्शन। फ्रेंड्स, कंजंक्शन चैप्टर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी कंजंक्शन ना पढ़ा हो। हाँ, नाम से भले ही वो नहीं जानता हो, लेकिन एंड, बट, दैट, है ना, इस तरह के जो होते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, ऐसे ढेर सारे कंजंक्शंस होते हैं जिनका हम लिखने, पढ़ने, बोलने में सभी जगह यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड एरर्स को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। फ्रेंड, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि परिभाषा क्या है कंजंक्शन की। व्हाट इज अ कंजंक्शन? तो फ्रेंड, ऐसे कोई भी शब्द जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस यानी वाक्यों को, या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। क्लॉज यानी हिंदी में कहें तो उपवाक्य। जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंस रहते हैं तो फिर उन्हें सेंटेंस ना कह करके क्लॉज कहा जाता है। तो सेंटेंस और क्लॉज ऑलमोस्ट एक सी बात है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं कंजंक्शन। सैकड़ों की संख्या में कंजंक्शंस का यूज किया जाता है फ्रेंड, जिनमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही पता होंगे। हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली कंजंक्शन की जो एरर्स आती हैं बहुत ही आसान आती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स रूल्स में नहीं उलझेंगे। प्रैक्टिकली जो खास खास चीज़ें वो देखेंगे, क्योंकि वही ज़्यादातर यूज़ में भी आती हैं और वही पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। शुरुआत में देखते हैं फ्रेंड, एंड। एंड का मतलब होता है और यही अर्थ एज वेल एज का होता है। और इसमें और के साथ कभी कभी भी और जुड़ जाता, और भी, है ना। जैसे कि वह एक डॉक्टर है और एक कलाकार भी। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है और हॉकी भी। क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी, है ना। इस तरह से हो जाता है। एंड तो बहुत ही कॉमन है, जो आपने सैकड़ों बार इसका प्रयोग देखा हो, जैसे अमेरिका एंड चाइना, है ना, रोहन एंड अमित, राम एंड श्याम, इंडिया एंड रसिया। ठीक है ना। तो ऐसे सैकड़ों जगह दो शब्दों को जोड़ने के लिए, या यहाँ आप देखें जैसे दो सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए इसका वो यूज करते हैं। जैसे ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली। वह और उसके दोस्त दिल्ली जा रहे हैं। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और माता पिता की देखभाल करता है। तो वह एक फैक्ट्री में काम करता है, वह माता पिता की देखभाल भी करता है। दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। जब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं फ्रेंड, तो इसमें क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और यहाँ पे भी ही है, तो दोबारा से हम सब्जेक्ट ना भी लिखें तो चलता है, क्योंकि एक बार हमने ही बता दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं रहती। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं, सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स। सी यानी वह और उसके मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसके मित्र भी। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अर्जुन कैन प्ले द वायलिन। अर्जुन वायलिन बजा सकता है, एज वेल एज द तबला, और तबला भी। अर्जुन वायलिन बजा सकता है और तबला भी। ठीक है ना। तो इस तरह से भी और जुड़ जाता है, एज वेल एज लिखते हैं तो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अदरवाइज और एल्स, ये तीनों का प्रयोग या अन्यथा, है ना, नहीं तो,
इस तरह से जब हम बोलते हैं, या अन्यथा, नहीं तो जैसे बोलचाल में भी हम कहते हैं कि आप पढ़ाई कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे, जल्दी स्टेशन जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है ना। मेहमानों के लिए खाना बना लो नहीं तो देर हो जाएगी, अन्यथा, नहीं तो, या जैसे कि या तो काम कर लो या सो जाओ। ठीक है ना। तो या, नहीं तो, अन्यथा, इस अर्थ में हम अदरवाइज, और एल्स, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, यू शुड डू एनी जॉब, आपको कोई नौकरी करना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये जो लिखा है फ्रेंड, यू विल, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरह से, एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और ये डबल एल लिख देते हैं ना। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स का अंग्रेज लोग बहुत प्रयोग करते हैं। इंग्लिश राइटिंग में, बोलने में शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग काफ़ी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो यूरोपियन लोग या अमेरिकन लोग जो बोलते हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स में वो बात को कहते हैं, वो काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को भी जानना हमें ज़रूरी है कि अगर इस तरह से लिखा है तो इसका क्या मतलब। इस सेंटेंस का पूरे का अर्थ है कि आपको कोई नौकरी करना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। द कंपनी हैज टू गिव बोनस टू द वर्कर्स। ठीक है ना। कंपनी को मजदूरों को बोनस देना पड़ेगा, नहीं तो दे विल गो ऑन ए स्ट्राइक नेक्स्ट वीक, नहीं तो वो अगले हफ्ते हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ आप और लगा दें, अदरवाइज लगा दें, एल्स लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का अर्थ एक सही है। शी मस्ट हैव अ लाइसेंस फॉर ड्राइविंग, उसके पास ड्राइविंग करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना ही चाहिए। एल्स शी मे बी कॉट बाय द कॉप्स, नहीं तो उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। देखिए कॉप या नहीं होता पुलिस, पुलिस वालों को कॉप कहते हैं, कॉप्स बहुवचन कर दिया, नहीं तो उसे पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, देयर फॉर, सो, हैंस और दैट्स वाई। देखिए देयर फॉर का मतलब होता है इस कारण से, और यही अर्थ होता है दैट्स वाई का। दैट इज वाई, ये ऐसा है एक्चुअल में, दैट इज वाई, ये ऐसा है। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, दैट्स वाई। कई लोग दिस इज वाई भी कहते हैं, दिस इज वाई। ठीक है ना। सो और हैंस, इन दोनों का अर्थ होता है इसलिए। तो ओवरऑल देखें तो ये चारों का अर्थ फ्रेंड एक से ही है, इस कारण से, इसलिए, है ना। तो ये बात हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं। जैसे अपन बोलें कि वह बीमार है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा है, बारिश, बाहर, घर के बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब रुके। वह भूखा है इसलिए रो रहा है, ये जैसे बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है, इसलिए, इस कारण से, है ना। जैसे अपन बोले कि तूफान आ गया इस कारण से फसल बर्बाद हो गई। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और इनको हमको उतने ही सिंपल तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता, बल्कि वो हमारे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सॉल्व करना। फिर पीपुल आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, ना, लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हैंस दे में बॉयकॉट द इलेक्शंस, लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं इसलिए हो सकता है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दें, इसलिए हो सकता है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दें। वह बीमार है ना, ही इज इल,
सो he'll सी द डॉक्टर टुडे, वह बीमार है इसलिए वह आज डॉक्टर से मिलेगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव गॉट अ गुड जॉब, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है। दे हैव गॉट अ गुड जॉब यानी उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है। दैट्स वाई दे आर हैप्पी, इस कारण से वो खुश हैं। उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इस कारण से वो खुश हैं। हिज कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द वे, देयरफॉर ही कांट अटेंड द पार्टी, उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई, इसलिए इस कारण से वह मीटिंग में नहीं आ सकता। उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई, इसलिए वह मीटिंग में नहीं आ सकता है। एक और फ्रेंड होता है कॉन्सिक्वेंटली, यानी होता है परिणाम स्वरूप। है ना, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप बहुत सिंपल है। आई फेल इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, वह बीमार पड़ गया परीक्षा के बीच में, परीक्षा के दौरान, और परीक्षाओं के दौरान बीमार पड़ गया। परिणाम स्वरूप बिकेम फेल, परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। वह परीक्षा के दौरान बीमार पड़ गया था, परिणाम स्वरूप फेल हो गया। एज सुन एज, फ्रेंड इसको आपने निश्चित रूप से स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ा होगा। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, है ना। जैसे हम कहते हैं कि ज्यों ही ट्रेन आई कि यात्री प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे। ज्यों ही बारिश हुई कि किसानों ने खेत जोतना शुरू कर दिया। ज्यों ही जुलाई आई, बच्चों ने स्कूल की किताबें वगैरह खरीदना शुरू कर दिया, बैग जमाना शुरू कर दिया, है ना। ज्यों ही बच्चे आते हैं कि माँ उनके लिए खाना बनाने लगती है। ज्यों ही, ये बहुत यूज में आता है, दैनिक बोलचाल में भी हम बहुत बार बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। एज सुन एज द सन रोज, ज्यों ही सूरज उगा, ही अवोक एंड लेफ्ट फॉर मुंबई, ज्यों ही सूरज उदय हुआ वह उठा और मुंबई के लिए निकल गया। ज्यों ही सूर्य उदय हुआ कि वह उठा और मुंबई के लिए निकल गया। चिल्ड्रन बिकेम वेरी हैप्पी एज सुन एज द स्कूल अनाउंस्ड हॉलीडेज फॉर 10 days, बच्चे बहुत खुश हो गए ज्यों ही स्कूल ने 10 दिन की छुट्टी की घोषणा की। बच्चे बहुत खुश हो गए ज्यों ही स्कूल ने 10 दिन की छुट्टी की घोषणा की। एज सुन एज द बेल रिंग्स, है ना, ज्यों ही घंटी बजती है। ऑल वर्कर्स रश टुवर्ड्स द प्लांट, ज्यों ही घंटी बजती है कि सारे मजदूर प्लांट की ओर भागने लगते हैं। प्लांट का मतलब यहाँ जो फैक्ट्री में जो मशीन जहाँ लगी रहती है उसको प्लांट कहते हैं। तो ज्यों ही घंटी बजती है कि मजदूर प्लांट की ओर भागने लगते हैं। फ्रेंड एज सुन एज जैसा हमने देखा अभी, उसी की तरह से 2-3 और होते हैं, जैसे एज लॉन्ग एज फार एज, है ना। इनको भी देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। एज लॉन्ग एज का फ्रेंड अर्थ होता है जब तक की, यानी समय की जब हम बात करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इसको बोलचाल में इन चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जब तक कि बारिश होती रहेगी हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, जब तक कि उसे नौकरी नहीं मिल जाएगी वह इस दुकान पर काम करेगा, है ना। जब तक कि किसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक कि उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। जब तक कि सरकार कठोर कदम नहीं उठाएगी आतंकवाद नहीं रोका जा सकता। ऐसे सैकड़ों जगह हम इसको लिखते हैं। फार्मर्स ऑफ इंडिया विल फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज लॉन्ग एज दे डोंट लर्न न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग।
भारत के किसान आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहेंगे जब तक कि वो खेती किसानी की नई तकनीकों को नहीं सीखेंगे। भारत के किसान आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहेंगे जब तक कि वो खेती किसानी की नई तकनीकों को नहीं सीखेंगे। एज सुन एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्रीज, है ना, जब तक कि भारत की आबादी नहीं घटेगी, वी कांट मेक एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। जब तक कि भारत की आबादी कम नहीं होगी, हम हर चीज को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कंजंक्शन का चैप्टर बहुत ही आसान भी है और छोटा सा भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज फार एज, है ना, इसका मतलब होता है जहां तक की। जहां तक की, जैसे हम बोलचाल में मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति के बारे में आपसे सवाल पूछा गया कि आपकी राय में, अपन मान लें कि जैसे मुख्यमंत्री ये जो है वो आपकी राय में कैसे व्यक्ति हैं, तो आपने कहा कि भाई जहां तक कि मैं समझता हूं वह एक ईमानदार व्यक्ति है। जहां तक कि मैं समझता हूं, जहां तक कि मुझे पता है रोहित एक बहुत मेहनती लड़का है। जहां तक कि मेरी जानकारी है ये कंपनी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। जहां तक कि हमें पता है तो ये बैंक बहुत सारी नौकरियों में भर्ती करने वाली है। तो आप देखेंगे इस तरह से हम बोलचाल में बहुत सारी जगह इसको यूज करते हैं। मिस्टर सक्सेना इज एन ऑनेस्ट मैन। मिस्टर सक्सेना एक ईमानदार व्यक्ति है। एज फार एज आई नो हिम, जहां तक कि मैं उन्हें जानता हूं, मिस्टर सक्सेना एक ईमानदार व्यक्ति है जहां तक कि मुझे पता है। दिस न्यू टैक्स स्कीम इज गुड एज फार एज द गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस अबाउट इट। ये नई टैक्स की योजना अच्छी है जहां तक कि सरकार ने इसके बारे में हमको बताया। बहुत सिंपल है फ्रेंड, बहुत सिंपल एंड शॉर्ट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिंपल है, बस अर्थ पता होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इफ और अनलेस। इफ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस जो है इफ नॉट को जोड़ देते हैं तो ये होता है अनलेस, यानी हिंदी में कहें तो यदि नहीं। फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस जो हमने करे थे उसमें आप देखेंगे कि बिना इफ, अनलेस, अनटिल इस तरह के शब्दों के कंडीशनल सेंटेंस बनते ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो हम इनसे ही रखते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में काफ़ी सारे सेंटेंस करा चुका हूँ और बता चुका हूँ। बस थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं 2-4 उदाहरण और दूंगा इसके। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। शी वॉन्ट फॉरगिव यू इफ यू डोंट अपोलोगाइज फॉर योर मिस्टेक। वह आपको माफ नहीं करेगी, ठीक है ना, वह आपको माफ नहीं करेगी यदि आप अपनी गलती के लिए उससे माफी नहीं मांग लेंगे। इफ यू डोंट, देखिए इफ यू डोंट। अब यहाँ पे फ्रेंड हम चाहें तो ये इफ और ये डोंट, ये दोनों को हटा दें और यहाँ पे हम अनलेस लिख सकते हैं इसकी जगह। बस ये होता है अनलेस। यहाँ इफ भी लगाना है और नॉट भी लगाना है तो फिर उन दोनों की जगह हम अनलेस लगा देते हैं, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। अनलेस ही वर बिजी ही वॉन्ट डिनाई टू मीट अस। यदि वह व्यस्त नहीं होता तो वह हमसे मिलने का मना नहीं करता, है ना। यदि नहीं, यदि वह व्यस्त नहीं होता तो वह हमसे मिलने का मना नहीं करता। फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड जो है
ये इफ के जैसी होता है ना, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड जो है, बस इसका थोड़ा सा अर्थ अलग निकलता है, इसको कहते हैं बशर्ते। हालांकि यदि कहें या बशर्ते कहें बात एक ही होती है। इन केस का भी इफ के जैसे यूज किया जाता है, अर्थ वही निकलता है, जैसे कि, यदि, बशर्ते। उदाहरण देखें, आई हेल्प यू प्रोवाइडेड यू मेंड योर वेज। मेंड योर वेज, ये फ्रेंड आइडियम, मुहावरा है, इसका मतलब होता है आदतें सुधार लेना। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखें कि मैं आपकी मदद करूंगा बशर्ते आप अपनी आदतें सुधार लें। कोई व्यक्ति की आदतें खराब है, बिगड़ा हुआ है, यानी कुछ उल्टे सीधे काम करता है, तो अपन कहते हैं यार मैं मदद तो तुम्हारी कर दूंगा बशर्ते, यानी शर्त ये कि आप अपनी आदतें सुधार लो, आपकी जो गलत हरकतें इन्हें सुधार लो, बशर्ते। तो बात इफ के जैसी है। शी मे बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन प्रोवाइडेड शी रेनाउंस हर वैनिटी। वह एक सफल व्यक्ति बन सकती है, हो सकता है कि बन जाए, में आ रहा है यानी संभावना, संभवतः, संभवतः वह एक सफल व्यक्ति बन जाए बशर्ते कि वह अपना घमंड त्याग दे, है ना, बशर्ते कि वह अपना घमंड त्याग दे। रेनाउंसेस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस हो रहा है, बशर्ते कि वह अपना घमंड त्याग दे, ठीक है ना, यानी कि अगर वो अपना घमंड त्याग देगी तो वो एक सफल व्यक्ति हो सकता है कि बन जाए। फ्रेंड्स, जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे हम कहें कि यदि वो आएगा, ठीक है ना, या अपन कहें कि चाहे वो आए या ना आए, मुझे, जैसे मुझे, अपन मान के चलें कि मुझे एक पिक्चर देखना है ना, तो मैंने कहा मैंने आज एक अपने फ्रेंड को बुलाया, हम दोनों बैठ के आज साथ में पिक्चर देखेंगे। लेकिन आपने कहा यदि वो नहीं आया तो मैंने कहा चाहे वो आए या ना आए पिक्चर तो मैं देखूंगा, ठीक है ना। मैं बाहर जा रहा हूँ होटल में खाना खाने, आप चलो, चाहे तो आप चलो या मत चलो। तो या के कॉम्बिनेशन में जो वेदर है इसको लिखा जाता है। बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि इफ के कॉम्बिनेशन में और को लिख देते हैं, क्योंकि इफ और वेदर एक ही होता है फ्रेंड, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये और से जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इफ नहीं लगाते, फिर और के साथ केवल वेदर लगाया जाता है, इफ नहीं लगाया जाता। इतना ध्यान रखना है आपको जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे आई डोंट नो वेदर शी लीव दिस जॉब और नॉट। मुझे नहीं पता है कि क्या वो नौकरी छोड़ देगी या नहीं छोड़ देगी। यदि वो नौकरी छोड़ देगी या नहीं छोड़ेगी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेदर आएगा, इफ नहीं आ सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन में और आ रहा है। फ्रेंड्स, कंजंक्शन जैसे मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लगभग सारे तरह के कंजंक्शन को मैं आपको बताऊं, क्योंकि कब क्या और कहाँ से पूछा जाएगा और कहाँ पे जाके आप फंस जाएंगे परीक्षा में, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। वो मेरा मानना हमेशा ये है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे बात वही है कि आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो आपके पास हथियारों की कमी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समय उस कमी को एकदम से पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा, वो मौका आपको दोबारा मिले या नहीं मिले इसको भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे किसी में भी, एक बार जैसे आप उसमें सफल नहीं हो पाए
कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी परीक्षाएं रहती हैं जो फिर हो ही नहीं रही 5 साल 10 साल तक, तो फिर हमको पछताना नहीं पड़े। इसलिए मेरा ये हमेशा से सजेशन है आपको कि आप कंप्लीट थॉरो स्टडी कीजिए, हर चीज़ पढ़िए, इतना तैयारी से जाइए कि आप जब एग्ज़ाम दे के आएँ तो आप श्योर रहें कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए, सिंस, बिकॉज, एज और फॉर, ये देखिए 4 हैं और ये चारों ही एक से हैं। इन चारों का अर्थ निकलता है क्योंकि, चूंकि, है ना। ये फॉर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, एज, सिंस, बिकॉज और फॉर। अब फॉर आपने जो पढ़ा होगा, निश्चित रूप से फॉर पढ़ा होगा आपने, और आपको ये ध्यान होगा कि फॉर का मतलब तो के लिए निकलता है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, लेकिन फॉर एक्चुअल में 2 तरह से यूज होता है फ्रेंड। जब फॉर प्रीपोजिशन के रूप में लिखते हैं, है ना, प्रीपोजिशन, अभी हम प्रीपोजिशन अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप उसको देखना वीडियो को और समझना। प्रीपोजिशन वो होते हैं जब किसी शब्द को किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे फॉर को हम लिखेंगे फॉर यू, दिस पेन इज फॉर यू, ये पेन आपके लिए। फॉर के बाद प्रोनाउन आ रहा है यू। फॉर राम, राम के लिए तो नाउन आ रहा है, तो अब ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है और इसका अर्थ निकलता है के लिए। जब फॉर को कंजंक्शन के रूप में लिखते हैं, यानी 2 सेंटेंस के बीच में लिखते हैं, तो फिर ये कंजंक्शन हो जाता है। फिर इसका अर्थ निकलता है क्योंकि, चूंकि, जैसा कि इन बाकी तीनों का निकलता है, सिंस, बिकॉज, एज, ऐसे ही फॉर का निकलता। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, सिंस ही इज रिच, है ना, ये फिर सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ कॉमा लगा दिया, ही कैन बाय एनीथिंग, चूंकि वह धनवान है, वह कुछ भी खरीद सकता है। रिचा फेल इल बिकॉज शी हैज टू ईट फूड फ्रॉम होटल्स, रिचा बीमार पड़ गई क्योंकि उसे होटल से खाना खाना पड़ता है, यानी बार बार होटल का खाना खाती है इसलिए बीमार पड़ गई, है ना। चूंकि रिचा बीमार पड़ गई क्योंकि उसे होटल से खाना खाना पड़ता। द पेशेंट हैड टू बी ऑपरेटेड फॉर ही हैड सीवियर इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट, मरीज का ऑपरेशन किया जाना पड़ा, ना, मरीज का ऑपरेशन किया जाना पड़ा क्योंकि, देखिए फॉर 2 सेंटेंस के बीच में आ रहा है, मरीज का ऑपरेशन किया जाना पड़ा क्योंकि उसे एक्सीडेंट के कारण गंभीर इंजरीज थी, गंभीर चोटें आई थी। तो ये चारों फ्रेंड बिल्कुल एक जैसे हैं, सिंस, एज, बिकॉज और फॉर। अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, वैसे तो आप चारों लिख सकते हैं, है ना, वैसे चारों लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सिंस या एज को जब सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं तो सिंस और एज को ज़्यादातर लिखा जाता और ज़्यादा सही भी माना जाता। जैसा कि अभी हमने देखा था फ्रेंड, इफ और अनलेस, ये कंडीशनल सेंटेंस में इनको हम देख चुके हैं। इसी तरह से एज, इफ, एज, दो, ये हमने कंडीशनल सेंटेंस में भी देखा था, और जब टेंस के रूल्स मैंने आपको लिखाए थे तब भी इनके बारे में बताया था। एज, इफ, एज, दो का अर्थ हिंदी में कहें तो जैसे कि, है ना, दोनों का अर्थ एक से होता है। जब हम काल्पनिक बात करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में मैं कहूँ कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा वकील हो, है ना, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कहीं का राजा है, वो क्लर्क तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कंपनी उसी की है, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से बोलते हैं हम। वो तो ऐसे गाड़ी चला रहा है जैसे कि हवाई जहाज हो, ठीक है ना, वह ऐसे पैसा खर्च करता है जैसे कि बहुत बड़ा करोड़पति हो, जैसे कि करोड़पति हो लेकिन है नहीं, यानी काल्पनिक बात कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। उदाहरण के लिए देखिए,
शी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन। वह हमेशा ऐसे व्यवहार करती जैसे कि वह एक क्वीन हो, रानी हो। ही टॉक्स टू ऑल एज दो ही वर अ बिग पॉलिटिशियन। वह सभी से ऐसे बात करता है जैसे कि वह कोई एक बहुत बड़ा नेता हो, जैसे कि बहुत बड़ा नेता हो लेकिन है नहीं, काल्पनिक बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से आप देख सकते हैं वहाँ जाके। अब देखते हैं फ्रेंड कंजंक्शन के रूप में व्हेन, हाउ, व्हाई। ठीक है ना, देखिए व्हेन और व्हेन से ही बन जाता व्हेन एवर, हाउ, व्हाई। व्हेन का मतलब एक तो कब होता है और एक जब होता है। हाउ का मतलब कैसे, है ना। व्हाई मतलब क्यों। और एक और होता है वेयर, यानी होता है कहाँ, और जहां भी निकलता है अर्थ। ठीक है ना। इन चारों को मैंने आपको अलग से क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव हमने पढ़ा, इसी तरह से एक और चैप्टर होता है एडवर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, यानी दो सेंटेंस के बीच में इन्हें लिखा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि उन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, है ना, हु, विच, हुम, हुज, वाट, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब ये भी कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनमें से हम देख रहे हैं व्हेन और व्हेनेवर। व्हेन मतलब जब, और व्हेनेवर यानी होता है जब कभी। ठीक है। आई विल सी हिम व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड। आई सी हिम, आई विल सी हिम, या आई शैल सी हिम। यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म में तो हम विल या शैल कुछ भी मान सकते हैं। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ है कि मैं उससे मिलूंगा, है ना। सी मतलब मिलना, मैं उससे मिलूंगा जब वह विदेश से वापस आ जाएगा। शी मे फोन द पेरेंट्स वेन एवर शी फाइंड्स फ्री टाइम, है ना। हो सकता है कि वो माता पिता को फोन करे जब कभी उसे खाली समय मिल जाएगा। संभवतः वो फोन करे जब कभी उसे खाली समय मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड हाउ, है ना, कैसे। जब दो सेंटेंस के बीच में लगाते हैं और सवाल नहीं पूछ रहे, बता रहे हैं कोई बात को, तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखें, आई डिड नॉट नो हाउ शी विल रिएक्ट टू दिस सैड न्यूज। मुझे नहीं पता कि वह इस दुखद खबर पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है ना, ये बात बताई जा रही है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। इसलिए यहाँ आप देखें तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। यहाँ नहीं आ रहा, देखो यहाँ अफर्मेटिव का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का है। तो ये चीज़ों को भी समझिए कि यहाँ सवाल नहीं पूछ रहे हैं। डिड यू हैव एनी आइडिया हाउ द गवर्नमेंट मे कंसीडर आवर डिमांड्स। क्या आपके पास कोई आइडिया था कि सरकार कैसे हमारी मांगों पर विचार करेगी। क्या आपके पास कोई आइडिया था, क्या आपको कोई ऐसा
आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार था कि सरकार कैसे हमारी मांगों पर विचार कर सकती है? आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं वाई, है ना। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। तो इसे भी रिलेटिव एडवर्ब के रूप में दो सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है। कई बार एक कॉम्बिनेशन आता है द रीजन वाई, कारण क्यों, यानी कि अगर द रीजन आ रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि इसके बाद वाई ही आएगा। द रीजन आ रहा है तो वाई जरूर आएगा, फिर और कुछ नहीं आएगा। उदाहरण देखें, आई डोंट नो द रीजन वाई आरती बिहेव सो रूडली नाउ डेज, ठीक है ना। मुझे नहीं पता है कि कारण क्यों आरती आजकल इतना रूखेपन से व्यवहार करती है। मुझे नहीं पता है कि कारण क्यों आरती आजकल इस तरह से बेरुखी से व्यवहार करती है। द रीजन वाई वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक नाउ, ठीक है ना। कारण क्यों मजदूर अभी हड़ताल पर हैं, इज दैट द कंपनी डिड नॉट इंक्रीज द सैलरीज दिस ईयर। कारण क्यों मजदूर अभी हड़ताल पर हैं वो ये कि कंपनी ने इस साल सैलरीज यानी वेतनों को नहीं बढ़ाया। कारण क्यों, द रीजन वाई। आइए फ्रेंड अब कुछ कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे एक ताला होता है और एक चाबी होती है। ये ताला है और ये इसकी चाबी है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 ताले हैं तो उसकी 100 चाबियां होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही चाबी से सारे ताले खोल दें। या फिर आपके पास 100 चाबियों का गुच्छा तो है लेकिन आपको पता ही नहीं कि इस ताले में कौन सी चाबी लगेगी, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे ये सेंटेंस में लेस्ट लिखा हुआ है और खाली स्थान यहाँ पर दिया है, तो यदि मुझे पता है कि लेस्ट आता है तो शुड आता है तो 1 सेकंड लगेगा मुझे सॉल्व करने में। और अगर नहीं पता है तो आप तुक्का लगाओगे जो ज़्यादातर गलत हो जाता। इसलिए फ्रेंड कॉम्बिनेशन वाले होने को बहुत आसान होते हैं, जिनको पता है उनको तो 1 सेकंड में हो जाता है। तो देखिए लेस्ट का मतलब फ्रेंड होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये अर्थ होता है लेस्ट का। और नियम ये होता है कि लेस्ट यदि आएगा तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा, है ना, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा इसमें निश्चित रूप से शुड का ही प्रयोग होना चाहिए, ये नियम होता है। फिर से मैं बोलता हूं एक बार कि यदि लेस्ट आ रहा है तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा इसमें निश्चित रूप से शुड का प्रयोग होना चाहिए। अगर शुड नहीं आ रहा है यानी कि सेंटेंस गलत है, बस इतना सा काम है। उदाहरण देखें, चिल्ड्रन शुड बी केयरफुल वाइल्ड रनिंग इन वेट सरफेस। बच्चों को गीले, वेट सरफेस यानी होता है सतह, बच्चों को गीली सतह पर दौड़ते समय सावधान रहना चाहिए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, दे शुड स्लिप एंड बिकम इंजर्ड। बच्चों को गीली सतह पर दौड़ते समय सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिसल जाए और चोट लग जाए। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिसल जाए और चोट लग जाए। आपको बस ये देखना है कि जो लेस्ट आ रहा है इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इसमें निश्चित रूप से शुड आना ही चाहिए। बस ये देखना है आपको, अगर शुड की जगह मे, माइट या कुछ भी दूसरा लगा दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। बहुत सिंपल है लेकिन तरीका पता होना चाहिए। यू मस्ट टेक द एडवाइस ऑफ एनी बिग डॉक्टर। आपको किसी बड़े डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। लेस्ट
यू शुड बिकम सीवियरली इल इन फ्यूचर। आपको किसी बड़े डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भविष्य में बहुत गंभीर बीमार पड़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएं। अर्थ पे आप विशेष मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ एक एक शब्द को, तो ये जरूर सीखिए कि अर्थ कैसे निकाल रहे हैं। एक देखिए, गो फास्ट टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की ओर जल्दी तेजी से जाइए। लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट छूट जाए, है ना। जैसे आपको कहीं जाना है एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पकड़नी 5 बजे की, 4 तो घर पे ही बज गए, आपके जाने में भी आधा पौन घंटा लगेगा। तो बोलचाल में अपन नहीं कहते जल्दी जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ट्रेन छूट जाए। जल्दी जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ईमानदारी से व्यापार करिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आप पर कार्रवाई कर दे। ईमानदारी से टैक्स भरिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको टैक्स चोरी में पकड़ लिया जाए। ऐसे सैकड़ों जगह हम बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो हमने कहा भाई गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आपका चालान बना दे। तो बहुत जगह ये यूज़ में आता है फ्रेंड, लेस्ट। बस लेस्ट के बाद का जो सेंटेंस है इसमें शुड आना चाहिए, बस इतना सा हमको देखना। ये फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दो। इसको पढ़ना भी सीखिए, जिनको पढ़ना नहीं आता, ऑल दो, ऑल दो। और इसको पढ़ते हैं दो, ऑल दो, या अकेला दो, दो, इस तरह से पढ़ते हैं। ऑब्लिक लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही है। चाहे आप ऑल दो लगा दो, चाहे दो लगा दो, दोनों का अर्थ निकलता है यद्यपि। ठीक है ना। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात करें फ्रेंड, तो फ्रेंड कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि आप कुछ मत लगाएं, केवल कॉमा लगा दें तो भी चल जाता है, और या फिर यट लगाया जाता है। कॉमा या यट, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो अर्थ निकलता है तो भी, फिर भी। ठीक है ना। प्रयोग की बात करें, देखिए जैसे अपन कहेंगे यद्यपि माँ की तबीयत खराब है ना, यद्यपि, यद्यपि माँ की तबीयत खराब है तो भी वह हमारे लिए खाना बना रही है। यद्यपि मेरे पास घर की चाबी है तो भी मैं आज होटल में रुकूंगा, घर नहीं जाऊंगा। जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं और 50 किलोमीटर दूर किसी काम से आए थे, 100 किलोमीटर दूर, आपने कहा यद्यपि चाबी तो है लेकिन मैं इतनी दूर वापस नहीं जा रहा, आज तो मैं होटल में रहूंगा, है ना। यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो भी वह कंजूसी से जीवन जीता है। यद्यपि वह बीमार है तो भी वह ऑफिस जा रहा है। तो फ्रेंड इन सभी चीज़ों का बहुत यूज में आता है, बहुत जगह हम इसको बोलते हैं, लिखते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। ऑल्दो ही हैड लॉट्स ऑफ मनी। यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा था। यट ही नेवर डोनेटेड टू एनीवन। यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा था तो भी उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। दो द डॉक्टर्स हैड ऑपरेटेड द पेशेंट। यद्यपि डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, है ना। आप देखिए यहाँ केवल कॉमा लगाया, यट नहीं लगाया। यट भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं। दे कुडंट सेव हिम। यद्यपि डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया था तो भी वे उसे बचा नहीं सके। यद्यपि डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया था तो भी वो बचा नहीं पाया उसको।
दो द स्कूल हैजंट इंक्रीज्ड इट्स फी दिस ईयर। यद्यपि स्कूल ने इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ाई, तो भी पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। यद्यपि स्कूल ने इस वर्ष अपनी फीस नहीं बढ़ाई है, तो भी माता पिता संतुष्ट नहीं है, पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। तो ये फ्रेंड बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। जिन्होंने अगर पढ़ा नहीं है या पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बस कॉम्बिनेशन वाले जो हैं, इनमें कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना। लिखते समय थोड़ा सा ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि टेंस है ना, और ये सारी चीज़ें इसके ऑलरेडी आपको मैं करा चुका हूँ। तो यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, जैसे टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, मॉडल, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले आप उन चैप्टर्स को पढ़ लें, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं कहाँ पे किस तरह से लिख रहा हूँ, तो उसका अर्थ किस तरह से निकल रहा है। बाकी तो इसमें कोई भी ऐसी बहुत कठिन चीज़ नहीं है जो कि मतलब अपन बोले कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई नियम कानून भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आइए फ्रेंड, एक बहुत ही आसान सी चीज़ देखते हैं। नाइदर और कॉम्बिनेशन होता है नॉर। इसका अर्थ नाइदर का निकलता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही। एक और होता है आइदर, यानी होता है या तो, और इसका कॉम्बिनेशन होता है या और। नाइदर नॉर, आइदर और, बस ये कॉम्बिनेशन याद रखना और कुछ नहीं है। He has neither earned money nor saved some for any emergency। उसने ना तो पैसा कमाया और ना ही कुछ बचाया किसी आपातकाल स्थिति के लिए। उसने ना तो पैसा कमाया और ना ही बचत की। वह ना तो पढ़ाई करती है गंभीरता से, ना ही सीखती है कोई ऐसी चीज़ पैसा कमाने के लिए, और ना तो पैसा कमाने के लिए कोई चीज़ सीखती है और ना ही पढ़ाई करती है। आई हैव सीन आइदर सोनू और हिज ब्रदर स्टीलिंग पर्स ऑफ ए मैन। मैंने आदमी का पर्स चुराते हुए या तो सोनू को देखा था या उसके भाई को, या तो सोनू या भाई, आइदर और। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस ग्लास। या तो उसने या उसके दोस्तों ने इस कांच को तोड़ा है। या तो उसने या उसके दोस्तों ने इस कांच को तोड़ा है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही आसान और छोटा सा चैप्टर है, तो ये 2 या 3 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इसमें देखने में, इसको सब कुछ कंप्लीट पूरा एरर सहित। आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो बोरिंग होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पच भी जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों को देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।